ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चाईबासा से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। जमशेदपुर के बाद अब चाईबासा के आवासीय स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश बच्चों में मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं दिख रहा था। मलेरिया पॉजिटिव पाए गए सभी बच्चों को दवा देकर इलाज किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इन बच्चों का समय पर इलाज नहीं होने से ये बच्चे ब्रेन मलेरिया से पीड़ित हो सकते थे और ये मामला सामने आने के बाद जिला का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया के रेड जोन के रूप में चिन्हित 86 गांव में मलेरिया का विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है, जिसे मिशन उदय M2.0 नाम दिया गया है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो चुका है ब्रेन मलेरिया को लेकर के। और आपको बताते चलें कि रेड जोन घोषित किया है। फेफड़े में सूजन या फिर पीलिया जैसी कुछ भी आपको लक्षण दिखाई दे, लो ब्लड प्रेशर अगर आपको महसूस हो तो आप तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराएं। से ज्यादा एपीआई वाले विलेज जो है, गांव है, वो लगभग 46 है। उसमें भी हमारे 16 HSC है और ये 6 जो CHC है उसमें हम लोग जो है सघन अभियान चला रहे हैं। और सघन अभियान के माध्यम से जहाँ जैसे अभी स्पेशली हम गोइलकेरा और मनोहरपुर का नाम लेना चाहेंगे, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है पैरासिटिक इंडेक्स और गांव में लोग प्रभावित है। तो उसके लिए हमारा जांच अभियान चल रहा है और जांच अभियान के माध्यम से जो भी पॉजिटिव पाए जाएंगे, जिनको भी लक्षण है, उनको वहीं पर सहिया दीदी के द्वारा या MPW के द्वारा NM सभी का टीम बना हुआ है, सभी के माध्यम से जो है ना ट्रीटमेंट भी संभव हो पाएगा। जमशेदपुर में मलेरिया का प्रकोप बढ़ने और ब्रेन मलेरिया से 5 बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद पश्चिम सिंहभूम जिला चाईबासा जिला में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया के जांच के लिए मिशन उदय 2.0 शुरू किया गया है, जिसमें मलेरिया जोन के रूप में चिन्हित गोइलकेरा, मनोहरपुर, झिकपानी, सोनवा, बड़ा जामदा, इन क्षेत्रों के जो 86 गांव मलेरिया जोन के रूप में, रेड जोन के रूप में चिन्हित हैं, उनमें शिविर लगाकर स्वास्थ्य पदाधिकारियों के देखरेख में जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों का मलेरिया जांच किया जा रहा है। इसके अलावा जब जमशेदपुर का मामला सामने आया, उसके बाद जिले के आवासीय विद्यालयों में भी कैंप कर बच्चों का जांच किया गया था, जिसमें एक बड़ी बात सामने आई थी कि 100 से अधिक बच्चों में मलेरिया का लक्षण पाया गया था, लेकिन वे बच्चे बीमार नहीं थे, यानी कि उनमें मलेरिया का लक्षण नहीं देखा जा रहा था। और उसी 100 से अधिक बच्चों में जब मलेरिया का लक्षण पाया गया जांच में, तो उसके बाद से ये अभियान शुरू किया गया है। विशेष अभियान आज से शुरू किया गया है और 86 जो गांव हैं उसमें आज से डॉक्टर और मलेरिया विभाग के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके देखरेख में विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है, जिससे कि मलेरिया के मरीज सामने आए और उनका समय पर इलाज हो सके और जान माल की कोई क्षति नहीं हो। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां जमीन विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सरायरंजन थाना क्षेत्र के नौवाचक गांव की है। आरोप है कि 2 कट्ठा जमीन को लेकर पटीदार के साथ ही कई महीने से विवाद चल रहा था। विवादित जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी गई है। सोमवार की शाम युवक पवन कुमार को दूसरे पक्ष के लोगों ने समझौते के बहाने बुलाया था और जब वो मिलने पहुंचा तो पहले से घात लगाया अपराधियों ने उस पर 5 से 6 राउंड फायरिंग कर दी। हमले से बचने के लिए भागने के दौरान एक गोली उसके पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी। हमार जमीन सुरेश राय लिख दिया, वो बेच लिए। हमारा जमीनदार है, दूसरा सरदार है, तो वो जमीन हम लोग पकड़ लिए तो वो जमीन के लिए आग लगा के जमीन पर चाप दिया। दूसरा ये जमीन लिए से बेटा के बुला लिए, तो फिर सावधान हो गया। बोले हम बेटा बोले कि 10 आदमी बैठा के हम फरियाद, तो बस पंच बैठा के फरियाद। पैर में मारा गोली? पैर में 6 को फायरिंग किया, एक पैर में लगा, एक पैर एक। आज सरायरंजन थाना अंतर्गत एक नौवाचक गांव है, वहां के में सूचना मिली और कि एक व्यक्ति को गोली लगी है और जख्मी हुए हैं और इलाज के लिए जो है यहाँ समस्तीपुर आए हुए हैं। तो अभी जख्मी से पूछताछ की गई। जख्मी तो दाहिने पैर में गोली लगी है, स्वस्थ है, उनका इलाज चल रहा है।
हाफ एनकाउंटर, लेकिन संदेश साफ है कि अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रामगढ़ में कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के करीबी बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ ने यह दिखा दिया है कि पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। हथियार बरामद हुए हैं, गैंग के नेटवर्क की जांच तेज हो गई है और अब सवाल यही है, क्या ये कार्रवाई प्रिंस खान गैंग की कमर तोड़ने की शुरुआत है? ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस का एक्शन, गैंगस्टरों में टेंशन, गोली पैर में चेतावनी पूरे गैंग को। अपराधी शिवा घायल, अब अगला कौन? जल्द खत्म होगा प्रिंस खान का साम्राज्य। सुबह का वक्त, सुनसान पड़ा सेंट्रल स्कूल, चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी और फिर गूंज उठी गोलियां। कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन खत्म हुआ और पुलिस के कब्जे में था कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान का करीबी शिवराज उर्फ शिवा, जो गोली लगने से घायल हो चुका था। दरअसल धनबाद और रांची पुलिस को मिली खुफिया सूचना के बाद रामगढ़ पुलिस ने पहले शिवा को सयाल इलाके से अरेस्ट किया। पूछताछ में उसने हथियार छिपाने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उसे भुरकुंडा के रिवर साइड स्थित बंद पड़े सेंट्रल स्कूल लेकर पहुंची, लेकिन हथियार बरामदगी के दौरान हालात अचानक बदल गए और मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शिवा के पैर में गोली लगी। मौके से पिस्टल, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया गया। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि शिवा किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इस मुठभेड़ में अपराधी शिवराज उर्फ शिवा को गोली लगी है। आप देख सकते हैं, मैं मुठभेड़ स्थल पर ही हूँ और एक देख सकते पिस्तल यहाँ गिरा हुआ है, 2 मोबाइल है। बताया गया कि धनबाद और रांची पुलिस के इनपुट के बाद रामगढ़ पुलिस सक्रिय हुई और शिवा उर्फ शिवराज की गिरफ्तारी की गई और उसके निशानदेही पर पुलिस यहाँ हथियार बरामद करने आई थी। इसी दौरान अगले सुबह शिवा ने पुलिस पर गोलीबारी कर दी। इसी क्रम में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वो घायल हो गया है। जांच में यह भी सामने आया कि शिवा मोबाइल के जरिए लगातार कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के संपर्क में था। इतना ही नहीं, उसके संबंध राहुल दुबे और सुजीत सिन्हा गैंग से भी बताए जा रहे हैं। अब पुलिस मोबाइल डेटा और अन्य सुरागों के जरिए पूरे गैंग के नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। घायल शिवराज उर्फ शिवा को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है। वहीं पुलिस इस ऑपरेशन को गैंग के खिलाफ बड़ी सफलता मान रही है और उसके अन्य साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी भी कर रही है। शिवराज उर्फ शिवा को हिरासत में लिया गया। जब उससे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि हाल फिलहाल में उसके द्वारा 4 हथियार खरीदे गए हैं और किसी बड़ी घटना को वो अंजाम देने की फिराक में है। उसने बताया कि 2 हथियार उसने किसी अपने साथी को दे दिए हैं, बाकी 2 हथियार उसके में छिपा के रखे हैं, जिसको वो बरामद करा सकता है। बरामदगी के क्रम में ही उसके द्वारा पुलिस की टीम पर जान मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर पे चोट लगी है। क्या यह सिर्फ एक मुठभेड़ है या झारखंड में गैंगस्टरों की सफाई की शुरुआत? क्या प्रिंस खान गैंग का नेटवर्क अब पूरी तरह पुलिस के निशाने पर है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पुलिस की जांच और कार्रवाई से सामने आएंगे। फिलहाल रामगढ़ की इस मुठभेड़ ने अपराध की दुनिया में हलचल जरूर मचा दी है। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या खिलाड़ियों की आवाज आखिरकार सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि न्यूज़ 18 की खबर चलने के बाद खेलगांव स्थित टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज की बदहाल व्यवस्थाओं पर अब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। रांची का खेलगांव, टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज, करोड़ों सपनों को आकार देने वाला स्टेडियम, करोड़ों खर्च कर बना ये शूटिंग रेंज खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देने के लिए बनाया गया। लेकिन न्यूज़ 18 की टीम ने जब हकीकत को कैमरे में कैद किया तो सच सामने आ गया। मेंटेनेंस की दिक्कतों और प्रशिक्षण में आने वाली बाधाओं को लेकर खिलाड़ियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। शूटिंग रेंज की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवालों के बाद अब मामला सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है।
और अब इस पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन भी देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 की रिपोर्ट में शूटिंग रेंज की जमीनी हकीकत सामने आई। रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आया और इसके असर के तौर पर प्रशासन हरकत में आ गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं मामले का संज्ञान लेते हुए शूटिंग रेंज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन ने पूरे परिसर का दौरा किया और खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने आधारभूत ढांचे, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षण सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने लापरवाही पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कमियों को तय समय सीमा के भीतर दूर किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शूटिंग रेंज में प्रतीकात्मक रूप से निशाना साधते हुए सुधार और सटीक व्यवस्था का संदेश भी दिया। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी का आज 45वां जन्मदिन है। मुंबई में परिवार के साथ जन्मदिन मनाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। 7 जुलाई 1981 को रांची में जन्म हुआ था। धोनी के सिमलिया स्थित आवास पर काफी ज्यादा भीड़ है। आवास के बाहर धोनी के फैंस केक काटेंगे। तो 7 जुलाई 1981 को रांची में महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ और आज महेंद्र सिंह धोनी का 45वां जन्मदिन है। उनके फैंस में काफी उत्साह है। महेंद्र सिंह धोनी की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और ऐसे में मुंबई में परिवार के साथ वो जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि उनके फैंस आवास के बाहर केक काटने वाले हैं। महाराष्ट्र मानसून के दस्तक के साथ पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। लगातार मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी बीच पुणे में बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब पीठ इलाके में 2 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। हादसे में किसी घायल होने या जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं प्रशासन ने लोगों से पुरानी और जर्जर इमारतों को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात तक बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं सड़क और रेल नेटवर्क बाधित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश आफत बनकर बरस रही है। एक तरफ मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड ने सड़क और रेल दोनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला एग्जिट के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा भर भरा कर गिर पड़ा, जिसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद हो गया। और आप देखेंगे तो खंडाला टनल है। इस खंडाला टनल की कुल लंबाई 8.9 किलोमीटर है और ये एंड पर जो है यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुआ है और लैंड स्लाइडिंग होने के कारण ये जो पिलर है वो पिलर पूरा सीमेंट पिलर अब नीचे आ गया है और देखेंगे तो बड़े पैमाने पे यहाँ पर मलबा पड़ा है। इसके चलते मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का जो मिसिंग लिंक है उसकी यातायात पूरी तरह ठप हो गई है और ये काम अब कब तक पूरा होगा ये देखना होगा। हमारे साथ में यहाँ पर डिप्यूटी इंजीनियर है सोनू ने, सर हम उनसे बात करेंगे। 2 दिन से जो हेवी बारिश के एरिया में हो रहा है उसमें ये जो हमारा मुंबई से पुणे जाने वाला लिंक है, कनेक्टिंग लिंक का लेन, उसमें ये टनल एग्जिट के बाहर ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये भी लैंडस्लाइड होने के बाद ये लेन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बाकी पूरा कनेक्टिंग लिंक का हमारा दोनों ब्रिजेस और टनल पूरा सेफ और इंटैक्ट है। सिर्फ ये मुंबई में जो लैंडस्लाइड हुआ है अभी, तो उसका क्लियरेंस का काम चल रहा है अभी। लैंडस्लाइड होने से सड़कों पर जाम के हालात बन गए। मुंबई की तरफ से आने वाली गाड़ियों और ट्रकों की लंबी कतार लग गई। कि जो आप जो टनल देख रहे हैं, ये जो टनल है वो पुणे से मुंबई की तरफ जाता है और पूरे टनल को क्लोज कर दिया गया है। नेटवर्क 18 पे आप एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख रहे हैं और साफ तौर पे देखिए लिखा हुआ है टनल क्लोज। ये जो टनल है वो पुणे से मुंबई की साइड जाने वाला टनल है। 10 किलोमीटर का लंबा टनल है जिसे अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड के चलते रेल सेवा प्रभावित हुई है।
खंडाला में भी लैंडस्लाइड हो गया। ये लैंडस्लाइड रेलवे ट्रैक के पास हुआ। पहाड़ का हिस्सा खिसकने से मलबा और बड़े बड़े पत्थर सीधे ट्रैक पर आ गए। ट्रैक के बंद हो जाने से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। मुंबई में मॉनसून डरा रहा है। अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। गोरेगांव में पेड़ का एक बड़ा हिस्सा वहां से गुजर रही 2 महिलाओं पर गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। महाराष्ट्र के ठाणे में खराब मौसम के बीच कलवा रेलवे कॉलोनी और चंदनवाड़ी इलाके में पेड़ गिर गया। गनीमत ये रही कि कोई भी पेड़ की चपेट में नहीं आया। महाराष्ट्र के पालघर में आसमान से लगातार बरस रही बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश की वजह से पालघर रेलवे स्टेशन का ट्रैक पानी में डूब गया। पटरियों पर जलभराव होने की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट के पास बादल फटने की घटना सामने आई। बादल फटने से कई गाड़ियां मलबे में दब गई। सड़क पर सैलाब उतर आया। लैंडस्लाइड से जम्मू किश्तवाड़ा हाईवे बंद हो गया। रुद्रप्रयाग में देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। नदी अपने सामान्य बहाव को छोड़कर 20 से 25 मीटर तक फैल गई है। सभी घाट पूरी तरह जलमग्न हो गए। अलकनंदा के उफान और आने से बेलनी पुल के नीचे भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा का पूरा हिस्सा पानी में डूब गया। नदी का जो जलस्तर है बढ़ने के चलते हनुमान मंदिर है, नगर पालिका कार्यालय है, स्नान घाट तो पहले ही डूब चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून सीजन के शुरुआत में ही ऐसी स्थिति देखने को मिल रही कि बेलनी क्षेत्र के स्नान घाट सभी डूब चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा की बंस्तर नदी में अचानक सैलाब आ गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज बहाव के बीच धारा में फंसे 5 लोगों की जान बचाई गई। सूचना मिलते ही सांबा पुलिस ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उधर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 36 घंटों से मूसलाधार बारिश ने संकट खड़ा कर दिया है। बगनई नदी में बाढ़ आने से 14 मजदूर टापू में फंस गए। बाद में रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ने से राम घाट पर भारी जलभराव हो गया। पानी में कई प्राचीन मंदिर डूब गए। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश के बाद घरों में पानी दाखिल हो गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर बढ़ने लगा है। बाढ़ से पहले जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। सारण तटबंध पर सुरक्षा के लिए मानव बल को तैनात किया गया है। आपदा विभाग की तैयारियों की डीएम समीर सौरभ लगातार समीक्षा कर रहे हैं और तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल गंडक नदी में जलस्तर काफी कम है, जिससे अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। 6 प्रखंड के 62 पंचायतों को बाढ़ प्रभावित माना गया है। तो फिलहाल गंडक का जलस्तर कम है, लेकिन अगर जलस्तर बढ़ता है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है, ताकि किसी भी तरीके से कटाव या फिर पानी के बहाव को रोका जा सके। जल संसाधन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। जो है जितना भी हमारा तटबंध का मरम्मतीकरण का कार्य चल रहा था वो उसका एक निरीक्षण किया गया है। जो संपूर्ण तटबंध है उसको देखा गया है। आपको जैसे पता होगा कि सारण के साइड से हमारा तटबंध बिल्कुल 50% हमारा बन चुका है, जो मजबूत भी है, रोड भी बना हुआ है। और उसके आगे जो है मिट्टीकरण का कार्य हो गया है। ऊंचाई काफी ज्यादा है। हम लोग 6.5-7 लाख क्यूसेक पानी अगर छूटता है गंडक, जो हमारा गंडक नदी में बराज से, वाल्मीकि नगर बराज से, तब भी हम बहुत आसानी से उस पानी के लेवल को हम लोग विथस्टैंड कर सकते हैं। और उम्मीद है कि हम लोग का इस बार तटबंध जिस तरीके से हम लोगों ने मजबूती के साथ वहां पे उसका सुदृढ़ीकरण किया, इस बार किसी भी तरीके की कोई हादसा ना हो। गोपालगंज में बाढ़ से पूर्व जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। गोपालगंज के सारण तटबंध पर जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। मानव बल को यहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा जियो बैग मटेरियल जो है वो यहाँ पर तैयार करके रखा गया है। तकरीबन 20,000 जियो बैग की बोरियां
तटबंधों के पास रखा गया है, ताकि जब जलस्तर में बढ़ोतरी होगी और तटबंध पर रिसाव होगा तब जियो बैग को भरकर उसे मरम्मत किया जाएगा। तटबंधों पर देख सकते हैं कैसे जियो बैग में बालू भरकर रखा गया है और इस तरह के तमाम जो छरकी है, तटबंध है, वहां पर जल संसाधन विभाग की ओर से फ्लड फाइटिंग के जो मटेरियल है उसे स्टॉक करके रखा गया है। गोपालगंज के डीएम समीर सौरभ भी लगातार तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं और नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नदी में जो डिस्चार्ज का लेवल है वो सामान्य है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ साथ जल संसाधन विभाग ने भी गंडक नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर अलर्ट मोड में काम करना शुरू कर दिया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। पटना में एक रिटायर्ड प्रोफेसर डिजिटल ठगी का शिकार हुए हैं। उन्होंने 13 दिनों में अपनी जीवन भर की 82,53,000 रुपए की जमा पूंजी गंवा दी। पीड़ित फुलवारी शरीफ नया टोला के रहने वाले रिटायर्ड आयुष डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गयासुद्दीन हैं। 27 मार्च को एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हुए ये कहा कि उनके बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी का डर दिखा करके उन्हें किसी से बात करने से भी रोक दिया गया। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट का खेल शुरू हुआ और लगातार व्हाट्सएप और वीडियो कॉल पर निगरानी रखी गई। परिवार से दूरी बनाने के लिए कहा गया और यहां तक कि हर गतिविधि पर नजर रखी गई और मानसिक दबाव बना करके उनसे अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए। प्रोफेसर ने एसबीआई और यूपीआई के माध्यम से कुल 82,53,000 रुपए साइबर ठगों के खातों में भेज दिए। जब ठगों का संपर्क टूट गया तब उन्हें एहसास हुआ कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। दोनों मोबाइल का वीडियो ऑन रखा और 27 मार्च से 8 अप्रैल तक 13 दिन तक उसको कहा कि अपने कमरे में आप ऐसे एंगल पर रखें कि दोनों आदमी नजर आएंगे, पति पत्नी को, और मेन गेट पे ताला लगाइए और कोई बाहर का आदमी आना नहीं चाहिए। अपने मेड को, मेड सर्वेंट के वाइफ को सफाई करके मेड को 1 घंटा सुबह बुलाइए, 1 घंटा शाम में बुलाइए और इसके अलावा किसी और को आने मत दीजिए और एकदम सेक्रेसी मेंटेन रखिए। अगर ज़रा सा भी आपने लीक किया तो जैसा आपके लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। वीडियो कॉल पे लगातार इनको कई तरह की धमकियां दी जा रही थी और इस तरह की भी धमकियां दी जा रही थी कि घर में या किसी भी व्यक्ति जान पहचान परिचित से किसी भी व्यक्ति से ये सूचना नहीं शेयर करें कि आपके ऊपर देशद्रोह का मामला है और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरह से डरा धमका करके उन अपराधियों द्वारा इन आवेदक से करीब 82,53,000 रुपया की ठगी कर ली गई थी। आखिरकार कथित चंदा चोरी के मामले में ट्रस्ट की ओर से चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और ट्रस्ट के लिए नया महासचिव का चुनाव कर लिया गया है। कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने विपक्ष पर निशाना साधा और बेवजह की राजनीति ना करने की बात कही है। राम मंदिर से सोने की रामायण, सोने चांदी के भगवान के प्रतीकों के गायब होने की विपक्ष की अफवाह पर भी मंदिर ट्रस्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक हुई। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामलों में अलग अलग आरोपों का सामना कर रहे चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और महासचिव रहे चंपत राय की ट्रस्ट से छुट्टी हो गई है। आपको बताते हैं ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ। करीब 3 घंटे तक चली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। गोविंद देव गिरी ने रखा इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव। चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ मंजूर। सदस्यों ने कहा देश में गलत संदेश जा रहा है। ट्रस्ट की छवि के नुकसान पर चिंता जताई गई। ट्रस्ट के सदस्यों ने विश्वासघात की बात मानी। ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी जांच पर भरोसा जताया। सदस्यों ने मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। मंदिर प्रबंधन के लिए सीईओ के पद को ट्रस्ट ने नकारा है। इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने
उसका स्वीकार भी कर लिया। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर करने के बाद अब कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने विपक्ष पर निशाना साधा और बेवजह की राजनीति न करने की बात कही। राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है, वह साधारण नहीं असाधारण है, और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है। और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को यह ध्यान में लेना चाहिए, इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है। राम मंदिर से सोने की रामायण, सोने चांदी के भगवान के प्रतीकों के गायब होने की विपक्ष की अफवाह पर भी मंदिर ट्रस्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सभी चीजें सुरक्षित हैं। मीडिया के सामने सभी चीजों को प्रस्तुत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।